आज हम मिथिस्टोरॉय की किताब हाइपर एफिशिएंट के बारे में बात करेंगे। सादिश का जीवन हमेशा एक दौड़ जैसा था। सुबह से रात तक भाग दौड़, डेडलाइंस, ईमेल और लंबी टू डू लिस्ट। ऐसा नहीं कि वो अपने काम से खुश नहीं था, पर अंदर से वो थका और खाली महसूस करता था। एक दिन काम से लौटते वक्त उसने पास की किताबों की दुकान पर रुकने का फैसला किया। कोई खास वजह नहीं थी, बस यूं ही। दुकान में घुसते ही उसकी नजर एक चमकदार कवर वाली किताब पर पड़ी। हाइपर एफिशिएंट, अपने काम के तरीके को बदलने के लिए दिमाग को ऑप्टिमाइज करें। उसने सोचा, दक्षता मेरे काम आ सकती है, और बिना ज्यादा सोचे उसने किताब खरीद ली और घर पर पढ़ना शुरू कर दिया। पहले ही अध्याय में उसने एक ऐसा सबक सीखा जिसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। किताब बताती थी कि पारंपरिक उत्पादकता मॉडल गुणवत्ता से ज्यादा मात्रा पर जोर देते हैं, जो औद्योगिक युग की देन है। आज की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में आउटपुट की गुणवत्ता और मस्तिष्क की प्राकृतिक लय पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। सादिश रुका और सोचा, क्या मेरा पूरा दिन सिर्फ ज्यादा से ज्यादा काम करने के बारे में है? लेकिन क्या वाकई ऐसा है? उसने पढ़ा और जाना कि हमारा दिमाग मशीनों की तरह काम नहीं करता। उन्हें ब्रेक चाहिए और हर किसी की एक प्राकृतिक लय होती है। अगर समझें तो ये हमारे काम करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। सादिश को एहसास हुआ कि उसने कभी अपने काम करने के तरीके पर ध्यान नहीं दिया। वह उठते ही ईमेल चेक करता, बैठकों में भागता और रात देर तक काम करता। उसने कभी अपने दिमाग की प्राकृतिक लय के बारे में नहीं सोचा था। अगले दिन उसने इस विचार को आजमाने का फैसला किया। ईमेल से शुरुआत करने के बजाय उसने कॉफी के साथ किताब के कुछ और पन्ने पढ़े और सोचा, क्या हो अगर मैं एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान दूं? वह एक हफ्ते से लंबित प्रेजेंटेशन पर काम करने बैठ गया। उसने सारे व्यवधान बंद कर दिए, कोई फोन नहीं, कोई सूचना नहीं। उसने प्रस्तुति की गुणवत्ता पर ध्यान देने का निर्णय लिया, न कि जल्दी खत्म करने का। शुरुआत में यह मुश्किल लगा। वह बार बार फोन देखता रहा, पर धीरे धीरे नियंत्रण पा लिया। प्रस्तुति खत्म करने पर उसे लगा कि यह उसकी अब तक की सबसे अच्छी कृति थी, सिर्फ सामग्री में ही नहीं बल्कि बनाने की प्रक्रिया में भी। सादिश को समझ आया कि गुणवत्ता सिर्फ अच्छे परिणाम की बात नहीं है, ये उस प्रक्रिया के बारे में भी है जहां आप काम में डूब जाते हैं। उस रात उसने फिर किताब उठाई और अगले भागों पर नजर डाली। किताब ने उसे मस्तिष्क की प्राकृतिक लय की अवधारणा से परिचित कराया। इसमें बताया गया कि हर व्यक्ति का दिमाग अलग तरह से काम करता है। कुछ लोग सुबह सबसे सतर्क रहते हैं, जबकि कुछ रात के उल्लू होते हैं। उसने खुद से पूछा, मैं कब सबसे ज्यादा उत्पादक होता हूँ? वह अपनी दैनिक आदतों पर ध्यान देने लगा और पाया कि सुबह उसका सबसे रचनात्मक समय था। वह ताजा महसूस करता और विचार सहजता से आते थे। लेकिन दोपहर तक उसकी ऊर्जा कम हो जाती थी। आमतौर पर वह खुद को धकेलता और काम के लिए ज्यादा कॉफी पीता था। पर अब सोचा, क्या इस वक्त का अलग इस्तेमाल करूं? अगले दिन उसने अपना शेड्यूल बदला। उसने सुबह के घंटे गहन काम, लिखने, प्लानिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए रखे। दोपहर में उसने छोटे, कम इंटेंस काम किए, जैसे ईमेल का जवाब देना या कॉल लेना। पहले हफ्ते में ही उसे लगा कि वो न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव था, बल्कि कम थका हुआ भी महसूस कर रहा था। ऐसा लगा जैसे काम उसके साथ बह रहा था, उसके खिलाफ नहीं। एक दिन उसका दोस्त अरुण आया और उसने कुछ अलग नोटिस किया। उसने पूछा, भाई तुम अलग, रिलैक्स्ड और फोकस्ड लग रहे हो, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? सतीश मुस्कुराया, किताब की ओर इशारा करके बोला, इसने मेरी सोच बदल दी है। मैं क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर फोकस कर रहा हूं। अरुण हंसा और बोला, सुनने में आसान लगता है, पर क्या इसका मतलब है कि तुम कम काम करोगे? सतीश ने समझाया, कम नहीं, स्मार्ट काम। अब जो करता हूं वो ज्यादा मीनिंगफुल है। पहले मैं सिर्फ नंबरों पर फोकस करता था, कितने ईमेल भेजे, कितने कॉल किए। अब मैं देखता हूं कि मैंने काम कितना अच्छा किया, जो तब संभव है जब मैं अपने दिमाग की प्राकृतिक लय का सम्मान करता हूं। अरुण ने जिज्ञासा से पूछा, मैं अपनी प्राकृतिक लय कैसे समझूं? सतीश ने कहा, खुद को निहारो, ध्यान दो कि कब तुम्हारी ऊर्जा ज्यादा होती है, कब तुम सबसे ज्यादा फोकस्ड रहते हो। अपनी आदतों पर नजर रखो और सबसे जरूरी, प्रयोग करो। अरुण के साथ बातचीत ने सतीश को और भी प्रेरित कर दिया। उसने तय किया कि वह इस नए दृष्टिकोण को सिर्फ काम तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि अपने निजी जीवन में भी अपनाएगा। वह अपने रिश्तों, स्वास्थ्य लक्ष्यों और शौक में गुणवत्ता पर ध्यान देगा। उसने सोचा, अगर मैं हर काम में सिर्फ नतीजे नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दूं, तो शायद मेरा जीने का तरीका ही बदल जाए। उस रात वह किताब का अगला अध्याय पढ़ने को उत्सुक था, पर जानता था कि यह यात्रा अभी शुरू हुई है। मात्रा पर गुणवत्ता और मस्तिष्क की प्राकृतिक लय को समझना सिर्फ पहला कदम था। ऐसे और भी सबक थे जो उसकी सोच को और अधिक परिष्कृत कर सकते थे। सतीश ने किताब बंद की, डायरी निकाली और लिखा, काम और जीवन में दक्षता को पुनः परिभाषित करें, कम करने पर ध्यान दें,
लेकिन उसे बेहतर तरीके से करें। पहली बार सतीश को लगा कि काम करने का एक सही तरीका हो सकता है। उसने अपने जीवन में पुनर्परिभाषित दक्षता के सबक को अपनाना शुरू किया। हर दिन वह अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिक जागरूक हुआ। लेकिन अगला अध्याय आने वाला था। किताब का पहला अध्याय उसे कुछ गहरा सिखा गया, जो उत्पादकता को नई ऊंचाई तक ले जा सकता था। सोने से पहले उसने किताब के अगले पन्ने पलटे और मस्तिष्क लय के साथ काम करें लाइन देखी। ये विचार दिलचस्प लगा। इसमें कहा गया था, कड़े शेड्यूल की जगह काम को दिमाग के प्राकृतिक चक्र से मिलाएं। सुबह शाम रचनात्मक सोच के लिए, दोपहर विश्लेषणात्मक कामों के लिए बेहतर हो सकती है। रमेश ने सोचा, मतलब मेरा दिमाग अलग अलग समय पर अलग तरह से काम करता है, तो मैं हर वक्त एक जैसा प्रदर्शन क्यों चाहता हूं? अगली सुबह उसने इस विचार को आजमाने का फैसला किया। उसने अपने दिमाग के व्यवहार को देखकर दिन शुरू किया। उसने पाया कि सुबह उसका दिमाग ताजा और साफ था और विचार आने लगे। उसे सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट लगा। उसने सोचा, तो यह मेरा रचनात्मक समय है। इस समय मुझे कल्पना या समस्या समाधान वाले काम करने चाहिए। उसने अपनी डायरी खोली और शेड्यूल नोट करने लगा। उसने सुबह का पहला घंटा योजना और रणनीति के लिए रखा। सुबह के समय में उसने रचनात्मक और चुनौतीपूर्ण काम रखे। पर सतीश का असली प्रयोग दोपहर के व्यवहार पर ध्यान देने से शुरू हुआ। आमतौर पर दोपहर के खाने के बाद उसकी ऊर्जा कम हो जाती थी। वह थका हुआ और असमंजस में महसूस करता था। पहले वह इसे कमजोरी मानता था, पर अब उसका नजरिया बदल गया। किताब में पढ़ा था कि कम ऊर्जा का समय विश्लेषण के लिए सही हो सकता है, तो उसने कम ऊर्जा के समय में डेटा विश्लेषण और ईमेल के जवाब रखे। जब वह मस्तिष्क की लय के साथ काम करता तो काम आसान लगता था। एक दिन उसने दोस्त अरुण को फोन किया और कहा, यार मेरा काम करने का तरीका बदल गया है, तुम्हें भी इसे आजमाना चाहिए। अपने दिमाग के संकेतों को सुनो और उसी हिसाब से काम करो। अरुण ने पूछा, भाई ये दिमागी लय वाली बात थोड़ी जटिल लगती है। सतीश ने हंसकर कहा, आसान नहीं पर असरदार है, बस कुछ दिन खुद को निहारिए। सुबह दोपहर और शाम की भावनाएं नोट करें, पैटर्न देखें, फिर उसी हिसाब से काम बांटें। अरुण को विचार रुचा और वो आजमाने लगा। सतीश ने एक और बात कही, शाम को नए विचारों पर मंथन करना। पाया कि दिन भर के काम के बाद शाम को दिमाग रचनात्मक होता है। इस खोज ने उनकी जिंदगी बदल दी। पहले शाम को बचे काम या टीवी देखते थे, अब वो वक्त रचनात्मक कामों के लिए रखते। एक दिन ऑफिस में बॉस ने कहा, डेडलाइंस बेहतर मैनेज करनी है, समय सीमाएं चूक रही हैं और टीम थकी लग रही है। सतीश ने कहा, शायद काम का शेड्यूल बदल सकते हैं, सबकी ताकत और लय के हिसाब से काम दें, नतीजे बेहतर होंगे। उसके बॉस ने उत्सुकता से कहा, आगे बताओ। सतीश ने समझाया, कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर फोकस रहते हैं, वे महत्वपूर्ण और रचनात्मक कामों के लिए बिल्कुल सही हैं। कुछ दोपहर में डेटा और विश्लेषण में बेहतर करते हैं, कुछ रात में। टीम की व्यक्तिगत लय समझकर काम देने से दक्षता बढ़ेगी। टीम ने सतीश के विचार सुनकर 2 हफ्ते के लिए इसे आजमाने का फैसला किया। नतीजा, प्रोजेक्ट्स तेजी से और बेहतर क्वालिटी के साथ डिलीवर होने लगे। घर लौटकर सतीश ने लिखा, दिमागी लय से काम करना पूरी टीम को बदल सकता है। अब सतीश के जीवन में एक नई स्पष्टता आ गई थी। उसने पाया कि दिमाग के साथ काम करने से जीवन संतुलित और पूर्ण हुआ। उसने मल्टीटास्किंग छोड़ हर काम सही समय पर करने की कोशिश की। सतीश का नया सिद्धांत था, दिमाग के साथ काम करो, उसके खिलाफ नहीं। उत्सुकता से किताब बंद कर उसने वादा किया कि इस सबक को जीवन में लागू करेगा। यात्रा खत्म नहीं हुई थी, यह सिर्फ शुरुआत थी। सतीश ने इस कुशल किताब से पहले ही बहुत कुछ सीख लिया था। उत्पादकता को नए सिरे से परिभाषित कर वह अब अपनी दक्षता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने को तैयार था। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे कुछ समझ आया, सिर्फ सही काम करना काफी नहीं, सही ब्रेक लेना भी उतना ही जरूरी है। अगले अध्याय ने उसे केंद्रित अंतराल में काम करने की अवधारणा से परिचित कराया। किताब ने कहा, 60 से 90 मिनट के कार्य सत्र के बाद छोटे ब्रेक लें। यह तरीका मस्तिष्क की ध्यान क्षमता का उपयोग करता और थकान को रोकता है। सतीश ने सोचा, क्या लंबे समय तक लगातार काम करके मैं खुद को थका रहा हूं? अगर मैं चतुराई से ब्रेक लूं तो शायद ज्यादा उत्पादक बन सकता हूं। अगली सुबह उसने इस विचार को आजमाने का फैसला किया। पहले उसने अपने काम को छोटे सत्रों में बांटा। उसने अपनी घड़ी पर 90 मिनट का टाइमर लगाया। यह उसका पहला केंद्रित कार्य सत्र होगा। उसने वादा किया कि इन 90 मिनट में वह बिना किसी व्यवधान के एक काम पर ध्यान देगा। टाइमर शुरू होते ही उसने फोन साइलेंट कर एक तरफ रख दिया। उसने लैपटॉप पर सिर्फ काम से संबंधित टैब खोले।
नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। काम पर ध्यान लगाने के लिए शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगा, पर धीरे धीरे वह काम में डूब गया। पहली बार सतीश को लगा कि वह पूरी तरह काम पर केंद्रित है। 90 मिनट बाद अलार्म बजा तो वह अचानक ऊर्जावान महसूस कर रहा था। उसने डायरी में लिखा, 90 मिनट का फोकस्ड सेशन पूरा किया, उत्पादक और स्पष्ट दिमाग महसूस किया। अब ब्रेक का समय। ब्रेक में वह बालकनी पर बैठकर कॉफी पीने लगा। उसने फोन पर कोई मेल या मैसेज नहीं देखा। वह बस बाहर के पक्षियों और प्रकृति को निहारता रहा। यह छोटा 10 मिनट का ब्रेक बहुत ताजगी भरा लगा। लौटने पर उसका दिमाग पहले से ज्यादा सतर्क और तैयार था। कुछ दिन ऐसा करने से उसकी उत्पादकता में काफी सुधार हुआ। ऑफिस में विकास ने पूछा, यार तुम इतने शांत और कुशल कैसे हो गए? पहले तो तुम हमेशा तनाव में रहते थे। सतीश मुस्कुराकर बोला, राज है केंद्रित अंतराल। मैं 90 मिनट बिना रुके काम करता हूं, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लेता हूं। इससे काम बेहतर हुआ और मन हल्का महसूस होता है। विकास ने शंका से कहा, यह तो प्रेरक किताबों का सिद्धांत लगता है, ये असल दुनिया में काम नहीं करता। सतीश ने शांति से कहा, एक बार आजमा कर देखो। शुरू में मुश्किल लगेगा, पर नतीजे देखकर तुम मुझे धन्यवाद दोगे। अगले दिन विकास ने आजमाया और उसका अनुभव हैरान करने वाला था। उसने कहा, इससे एक दिन में ईमेल बैकलॉग खत्म हो गया। पहले ब्रेक लेने पर अपराध बोध होता था, अब लगता है ये रिचार्ज करता है। विकास बोला, सतीश, ये तरीका अपनाने से हर किसी की उत्पादकता बढ़ती है। सतीश ने यह विचार अपनी टीम से भी साझा किया। पहले सब शंकालु थे, पर सतीश ने कहा, 2 हफ्ते आजमा कर देखो। टाइमर लगाओ, व्यवधान हटाओ और हर 90 मिनट पर 10 मिनट का ब्रेक लो। बस इतना ही। टीम ने प्रयोग किया और नतीजे शानदार थे। सतीश ने देखा कि डेडलाइन तेजी से पूरी हो रही थी और सबसे अहम, लोगों के चेहरों पर तनाव कम और संतोष ज्यादा था। एक दिन उसने अपना पेंटिंग किट निकाला, जो महीनों से धूल फांक रहा था। उसने ब्रेक में पेंटिंग शुरू की और पाया कि इससे वो मानसिक रूप से रिचार्ज होता है। उसने डायरी में लिखा, ब्रेक सिर्फ आराम नहीं, रचनात्मक ऊर्जा को रिचार्ज करने का मौका है। सतीश ने यह भी देखा कि लंबे काम के बाद ब्रेक न लेने से उसकी ऊर्जा कम हो जाती थी। न सिर्फ काम की गुणवत्ता खराब होती, बल्कि वो खुद भी निराश हो जाता था। लेकिन अब ब्रेक उसे इस निराशा से बचा लेते थे। एक दिन उसकी बहन अनु ने पूछा, भाई, ये टाइम मैनेजमेंट फॉर्मूला कहाँ से सीखा? मैं हमेशा ऑफिस और घर के कामों के बीच फंसी रहती हूँ। कभी कभी लगता है कि दिन के 24 घंटे भी काफी नहीं है। सतीश ने समझाया, अनु, समस्या समय की कमी नहीं है, समस्या है कि हम अपना समय सही तरह से नहीं बिता रहे हैं। 60-90 मिनट का फोकस्ड काम करें, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लें। आपको लगेगा कि काम का बोझ हल्का हो गया है। अनु ने भी यह तरीका अपनाया। कुछ हफ्तों में ही वो ज्यादा व्यवस्थित और तनाव मुक्त महसूस करने लगी। सतीश के लिए यह यात्रा आत्मखोज की बन गई। उसने समझा कि कार्य कुशलता सिर्फ मात्रा बढ़ाने की बात नहीं है, यह गुणवत्ता पर ध्यान देने, सही सोच अपनाने और अपनी प्राकृतिक लय से जुड़ने की बात है। किताब का अगला अध्याय नई दिशा दिखाने वाला था, पर सतीश जानता था कि अब तक सीखी बातों ने उसकी जिंदगी बदल दी है। अगला पाठ पढ़ते हुए सतीश की जिज्ञासा बढ़ती गई। किताब ने कहा, रणनीतिक ब्रेक लें। नियमित ब्रेक, छोटी सैर और झपकी दिमाग को ताजा कर सृजनशीलता और उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। उसने सोचा, मैं ब्रेक का उपयोग कर रहा हूं, पर रणनीतिक ब्रेक कुछ और हो सकता है। उस दिन सुबह का काम खत्म करके उसने कुछ शोध किया। उसने जाना कि ब्रेक सिर्फ शारीरिक आराम के लिए नहीं है, वे मानसिक रीसेट के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उसने एक सरल योजना बनाई। हर 90 मिनट के काम के बाद वह सख्त ब्रेक लेगा। उसका पहला ब्रेक दोपहर के खाने के बाद था। पहले सतीश लंच के बाद सोफे पर न्यूज या सोशल मीडिया देखता था। अब उसने इसे बदलने का फैसला किया। वह पास के एक पार्क में गया। ठंडी हवा, हरे पेड़ और बच्चों की हंसी ने उसे तुरंत आराम दिया। उसने पार्क में सिर्फ 15 मिनट बिताए, पर लौटते वक्त उसे नई ऊर्जा महसूस हुई। उसने लिखा, रणनीतिक ब्रेक 1, पार्क में छोटी सैर। शांत और ताजगी महसूस की। अगले काम पर ध्यान केंद्रित किया। यह छोटा अनुभव उसके लिए आंखें खोलने वाला बना। अगले दिन उसने दोपहर में ब्रेक की योजना बनाई। वह जानता था कि दोपहर में अक्सर उत्पादकता कम होती है। इस बार उसने सोचा, क्यों ना पावर नैप आजमाएं। उसने अध्ययन कक्ष में आरामदेह कोना बनाया। तकिया कंबल लेकर 15 मिनट सोया।
जागने पर उसे लगा जैसे उसका दिमाग पूरी तरह से रिफ्रेश हो गया है। उसने सोचा, मैंने पहले ऐसी सरल चीजें क्यों नहीं आजमाई। एक पावर नैप ने मेरी सारी ऊर्जा वापस ला दी। उन्होंने डायरी में लिखा, रणनीतिक ब्रेक 2, 15 मिनट की झपकी। मिनी छुट्टी जैसा लगा। अब सुदेश के रणनीतिक ब्रेक का असर उनके काम में दिखने लगा। उनकी रचनात्मकता बढ़ गई। देखा, लगातार काम से विचार सूख जाते थे, पर ब्रेक की योजना से विचार ताजा और नवीन हो गए। सुदेश की टीम बिना ब्रेक घंटों मंथन करती, जिससे ऊर्जा कम हो जाती। इस बार उन्होंने अलग तरीका अपनाया। सुदेश ने कहा, आज हम एक नया तरीका आजमाएंगे। 60-70 मिनट मंथन, फिर 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। ब्रेक में काम की बात मना है। टहलो, कॉफी पियो या आराम करो। कुछ को शक था, पर सबने विचार मान लिया। पहले ब्रेक पर कुछ पेंट्री गए, कुछ बाहर ताजी हवा में। लौटने पर टीम का ऊर्जा स्तर काफी बढ़ा हुआ था। अगले मंथन सत्र में विचारों की बाढ़ आ गई। सुदेश के एक साथी ने कहा, सुदेश, ये ब्रेक का आइडिया शानदार है। पहले ब्रेक लेना बेकार लगता था, पर अब लगता है कि ये उत्पादकता बढ़ाता है। सुदेश ने मुस्कुराकर कहा, यही है रणनीतिक ब्रेक का जादू। हमारा दिमाग कोई मशीन नहीं है, इसे रीसेट करने की जरूरत होती है, और जब हम सही तरह से ब्रेक लेते हैं तो काम अपने आप बेहतर होता है। कुछ हफ्तों बाद सुदेश ने अपने ब्रेक को और रोचक बनाने की सोची। उसने हर हफ्ते कुछ नया करने का फैसला किया। एक दिन लंच ब्रेक में वो पास की एक कला दीर्घा में गया। उसे लगा कि वहां के चित्रों ने उसकी कल्पना को जगा दिया। उसने सोचा, ब्रेक सिर्फ आराम के लिए नहीं, प्रेरणा का स्रोत भी हो सकते हैं। उसने लिखा, रणनीतिक ब्रेक 3, कला दीर्घा, रचनात्मकता बढ़ी, ताजगी मिली। उसने निजी जीवन में भी रणनीतिक ब्रेक लागू करना शुरू किया। पहले परिवार के साथ वीकेंड आउटिंग पर भी उसका मन काम के तनाव में उलझा रहता था, लेकिन अब उसने सप्ताहांत को रणनीतिक ब्रेक मानने का फैसला किया। एक वीकेंड पर उसने बहन अनु और भतीजे के साथ पास की झील पर नौका विहार की योजना बनाई। झील के बीच में उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह वर्तमान में था, न काम के विचार, न कोई व्यवधान। वह ब्रेक सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि रिश्ते मजबूत करने का मौका भी था। उसने लिखा, रणनीतिक ब्रेक 4, झील पर परिवार के साथ बंधन मजबूत हुए, भावनात्मक रूप से रिचार्ज महसूस किया। एक दिन विकास ने पूछा, यार तुम काम, घर और व्यक्तिगत समय में इतना संतुलन कैसे रखते हो? सतीश हंसकर बोला, संतुलन का राज है ब्रेक, लेकिन अनियोजित नहीं, रणनीतिक ब्रेक। जब नियोजित ब्रेक लिए जाते हैं, वे न सिर्फ ऊर्जा बहाल करते हैं, बल्कि जीवन का आनंद लेने का मौका भी देते हैं। विकास ने पूछा, तो क्या रणनीतिक ब्रेक हर स्थिति में काम करते हैं? सतीश ने कहा, हाँ बिल्कुल, बस इनका सही इस्तेमाल करना सीखना है। कभी एक साधारण टहलना, कभी कोई शौक, या बस अपने विचारों के साथ अकेले समय बिताना। ब्रेक का मकसद मन को रिचार्ज करना है, ताकि काम पर लौटते समय आप ऊर्जा से भरे हों। सतीश की यात्रा अब सिर्फ उत्पादकता के बारे में नहीं थी। रणनीतिक ब्रेक ने उन्हें काम और जीवन में संतुलन बनाए रखना सिखाया था। उन्होंने समझा कि ब्रेक सिर्फ कार्य क्षमता नहीं, खुशी के लिए भी है। किताब का अगला अध्याय खोलते हुए सोचा, अब तक की सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी है। पता नहीं आगे क्या नए सबक मिलेंगे। अगला पाठ पढ़ते हुए वह एक पल के लिए रुक गया। किताब में लिखा था, गैर रैखिक कार्य पैटर्न को अपनाएं। समझें कि दिमाग रैखिक असेंबली लाइन की तरह कुशलता से काम नहीं करता। ऊर्जा और ध्यान के उतार चढ़ाव के लिए कार्य पैटर्न में लचीलापन रखें। उसने सोचा, गैर रैखिक कार्य पैटर्न यह पारंपरिक 9 से 5 की प्रणाली को चुनौती देता है। रोचक, यह मेरी दिनचर्या पर नया नजरिया दे सकता है। सतीश ने दिन शुरू किया, पर इस बार ऊर्जा स्तर पर ध्यान दिया। उसने देखा कि उसकी ऊर्जा पूरे दिन एक समान नहीं थी। सुबह वह बेहद उत्पादक था, जल्दी उठकर कठिन काम करता था, लेकिन दिन बीतने के साथ उसकी ऊर्जा कम होती गई। उसे किताब की एक लाइन याद आई, दिमाग चक्रों में काम करता है। सोचा, अगर दिमाग रैखिक नहीं तो कड़े शेड्यूल की क्या जरूरत? शायद ऊर्जा स्तर के हिसाब से लचीला काम करना चाहिए। उसने प्रयोग करने का फैसला किया। अगले दिन उसने अपना पूरा शेड्यूल बदल दिया। सुबह की ऊर्जा रचनात्मक और गहन सोच के काम में लगाई। सबसे चुनौतीपूर्ण काम तब किया जब दिमाग सबसे तेज था। दोपहर तक ऊर्जा में स्वाभाविक गिरावट महसूस हुई। खुद को मजबूर करने के बजाय हल्के कामों पर शिफ्ट किया, ईमेल, मीटिंग और रोजमर्रा के काम।
शाम को उसने कुछ आश्चर्यजनक देखा। उसने ज्यादा काम किया पर कम थकान के साथ। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, रणनीतिक ब्रेक नंबर 5, ऊर्जा चक्रों के साथ काम, ज्यादा उत्पादकता, कम थकान। कुछ हफ्तों बाद सतीश ने यह विचार अपनी टीम से साझा किया। उसने कहा, तय शेड्यूल की जगह अपने काम को अपनी प्राकृतिक ऊर्जा के साथ जोड़ें। जब सबसे ज्यादा ऊर्जावान हो तब कठिन काम करें और आसान काम कम ऊर्जा के लिए बचाएं। उसकी सहकर्मी प्रिया ने 1 हफ्ते कोशिश की और कहा, सतीश, यह जीवन बदल देने वाला है। पहले मैं थकी होकर दोपहर में रिपोर्ट्स पर काम करती थी, अब सुबह करती हूं और जल्दी खत्म हो जाता है। दोपहर में मैं मीटिंग्स और ईमेल देखती हूं और अब उतना थकान नहीं लगता। सतीश मुस्कुराया। बिल्कुल, हमारा दिमाग सीधी लाइन में काम करने के लिए नहीं बना है। अगर हम अपनी प्राकृतिक लय समझें तो हम स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। इस एहसास ने सतीश का काम देखने का नजरिया बदल दिया। अब वो सिर्फ लंबे घंटे काम करने में नहीं बल्कि प्रभावी काम पर ध्यान देता था। एक दिन उनके मेंटर श्री मेहता ने उससे पूछा, सतीश, मैं इन दिनों तुम में एक अलग ही चमक देख रहा हूं। तुम अधिक शांत फिर भी ज्यादा उत्पादक लग रहे हो। तुम्हारा राज क्या है? सतीश ने कहा, मैंने काम को मैराथन की जगह एक लय के रूप में देखना शुरू किया। अब मैं रणनीतिक ब्रेक लेता हूं और काम को अपनी ऊर्जा के अनुसार करता हूं। इससे बहुत फर्क पड़ा है। श्री मेहता ने सिर हिलाया। यही बुद्धिमत्ता है सतीश। सफलता काम की मात्रा नहीं, उसकी प्रभावशीलता है। सतीश ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था। काम जोर लगाने के बजाय मन और शरीर के साथ तालमेल बिठाने का है। अपनी यात्रा पर नजर डालते हुए उसे एक गहरी बात समझ आई। जब आप अपने स्वाभाविक प्रवाह के साथ काम करते हैं, सफलता संघर्ष नहीं लगती, वह स्वाभाविक लगती है। इस विचार के साथ उसने किताब का अगला पन्ना पलटा, आगे की बातों के लिए उत्सुक। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।